गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारी सरकार के द्वारा ना एक्चुअल में एक्सपोर्ट्स ऑफ अनियंस इनके ऊपर बैन लगाया गया था दिसंबर के मंथ के ऊपर। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया। ये बैन दरअसल में इसलिए लगाया गया था ताकि सरकार को ऐसा लगा कभी ऐसा ना हो कि देश के अंदर यहाँ पे इनकी शॉर्टेज हो जाए, और अगर देश के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी अनियंस की तो कहीं ना कहीं उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसको एंटिसिपेट करते हुए सरकार ने ये कदम उठाया था कि अनियन के एक्सपोर्ट्स को बैन किया गया। बट एट द सेम टाइम किसी केस टू केस बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से यहाँ पे अनियंस का एक्सपोर्ट अलाउड भी है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएई के साथ हमारे रिश्ते बढ़िया हैं, तो हम यहाँ पे यूएई को कुछ एक्सपोर्ट करते भी हैं। अब यहाँ पर जो हमारे किसान है ना, उनको यहाँ देखने को मिला है कि जब हम बात करते हैं यूएई को एक्सपोर्ट की, तो वहां पर ना सरकार ने दाम तय कर रखा है कि किस तरह से हम उन किस रेट के ऊपर उसको बेचेंगे। और इस वजह से हमारे किसानों को जो दाम मिलता है ना, वो सिर्फ 12 से 15 रुपए 1 किलो अनियन का ही मिलता है, जबकि एक्चुअल में यूएई स्टोर्स के अंदर वो बिक रहा है 120 रुपए किलो का। तो इस पर्टिकुलर सरकार के स्टेप की वजह से जो फायदा पता किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है यूएई के प्राइवेट ट्रेडर्स को, जो वहां पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। बाकी सारा का सारा नुकसान हमारे किसानों को देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में क्या है, अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें ना, तो वहां पर अनियन के दाम बहुत बहुत ज्यादा हो चुके हैं आज के समय के ऊपर। पर उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ यूएई के प्राइवेट ट्रेडर्स को मिल रहा है। इंडियन फार्मर्स को कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी भी उनको बहुत ही कम मिल रहा है। तो ये एक चीज कंसर्न की बात देखने को हो जाती है। इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड बॉडीज के थ्रू जा रहे हैं, पर इंपोर्टर्स कौन है? प्राइवेटली ट्रेडर्स। तो ये कुछ कंसर्न्स थे। दोस्तों, डेट है आज की 8 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं काला अजहर के बारे में। देखो, अभी क्या हुआ है ना, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, इसने ऐसा बात करी है कि इंडिया एक्चुअल में जो टारगेट है हमारा 2030 तक एलिमिनेट करने का, उस डायरेक्शन में अच्छे से चल रहा है अभी के समय के ऊपर। तो थोड़ा इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं काला अजहर की, तो काला अजहर को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लैक फीवर हो गया, विस्करल लीशमैनियासिस हो गया, दमदम फीवर हो गया। ये सारे ब्लैक फीवर या फिर काला अजहर के ही नाम हैं। यहाँ पर ना ये फैलता है एक फीमेल सैंड फ्लाई, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख पाओगे, इसका नाम है फेलोबॉटमस अर्जेंटिविस। ठीक है ना, ये फीमेल एक सैंड फ्लाई आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। ज्यादातर केसेस इसके जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपके ब्राजील, ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, इन तीनों देशों के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। डू यू अंडरस्टैंड कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि हाँ, कि ऐसा कुछ हुआ भी है। तो जो नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं एक अंडर रिपोर्टेड नंबर हमें आज के समय देखने को मिल जाएगा। इस तरह के पैरासाइट्स की वजह से क्या होता है, स्किन लीजन्स होते हैं या फिर अल्सर देखने को मिल जाता है। और अगर मान लो ये कंडीशन काफी और भी प्रोग्रेस करती है, उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये डैमेज कर सकती है। इंडिया में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट है इंजेक्टेबल लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। इसके अलावा ना एक तो हो गया काला अजहर, साथ ही साथ काला अजहर की ट्रीटमेंट के बाद कई बार ना पोस्ट काला अजहर डर्मल लीशमैनियासिस देखने को मिल जाएगा। ये होता है जब मान लो आपने कोई थेरेपी वगैरह कराई, थेरेपी के बाद हो सकता है कुछ आपको कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाए, तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। उसका भी हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट डेफिनेटली अवेलेबल है। तो ये पीकेडीएल क्या होता है, काला अजहर क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, काला अजहर की तो हमारे पास रीजंस हैं कि क्यों हो रहा है। पीकेडीएल का कुछ लोग कहते हैं कि थेरेपी के बाद हो जाता है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि एक्चुअली हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इस वजह से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पोस्ट काला अजहर डर्मल लीशमैनियासिस आखिर होता क्यों है या क्या क्या रीजंस की वजह से और डेवलप होता है। हम लोगों ने क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी हैं कि हम टारगेट की तरफ अच्छे से बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ पे अगर आप नोटिस करो 3 इंटरवेंशंस देखने को मिली। एक है स्प्रे करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये फैल क्यों रहा है, ये फैल रहा है इस फीमेल सैंड फ्लाई की वजह से, है कि नहीं। तो अगर हम अपनी दीवारों के ऊपर इस तरह की चीजें को स्प्रे करें जिससे यहाँ पे हमें फीमेल सैंड फ्लाइज ना देखने को मिले, वो ब्रीड ही ना हो, तो दैट विल हेल्प। एट द सेम टाइम वॉल को प्लास्टर करना, जिस वजह से सैंड फ्लाइज वहां नेस्ट ना कर पाए। एंड तीसरा, हमारी जो आशा वर्कर्स होती हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उनको यहाँ पे मोबिलाइज करें ताकि जो पोस्ट काला अजहर
डर्मल लीशमैनियासिस हैं उनका ट्रीटमेंट पेशेंट्स का अच्छे से किया जा पाए। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली टारगेट अब जाके 2030 हुआ था, पर पहले आप नोटिस करो हमने पहले भी टारगेट इसके रखे हुए थे कि 2010 तक करना है, फिर उसको रिवाइज करते गए मल्टीपल टाइम्स। तो इस तरह से हमारे स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करी है। हालांकि कोशिश पहले 2010 की थी, बट वो अचीव नहीं हो पाया, तो बाद में हमने और भी इसके डायरेक्शन में स्टेप्स लिए हैं। और भी अगर हम बात करें तो आपकी जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उनके साथ पार्टनरशिप है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी के साथ एंड डब्ल्यूएचओ के साथ, ताकि इसको एलिमिनेट किया जा पाए। बांग्लादेश ऐसा देखने को मिलता है, पहली कंट्री बनी थी दुनिया के अंदर जिसको डब्ल्यूएचओ ने वैलिडेट भी किया काला अजहर एलिमिनेट करने के लिए एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारा आप जानते हो पटना के अंदर जो सेंटर है वहां पर 71st बीपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से ही, यानी कि 8 अप्रैल 2024 से बीपीएससी हिंदी का आपको अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो पटना सेंटर है वहां पर ऑफलाइन मोड के अंदर आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 15 अप्रैल से बीपीएससी का इंग्लिश कोर्स भी बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है 71st बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की तरह। यहाँ पर मैंने आपके लिए नंबर दे दिया है 9920613613, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। साथ ही साथ ना अगर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग लिंक दे दिया है, वहां डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भी फिल कर सकते हो ताकि आपके जो भी कंसर्न्स हैं वहां पे हमारी टीम उसको टेकअप कर दे एंड आपकी तैयारी के अंदर कोई भी बाधा ना आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डेमोक्रेसी मेजर्ड बाय ग्लोबल इंडिसेस। देखो पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सारे ऐसे इंडिसेस आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी या तो अब रही नहीं या फिर डेमोक्रेसी के लेवल के अंदर कमी आई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिछले दिनों के अंदर हमने वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। इसने इंडिया को ना वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेसी बेसिकली डिक्लेयर किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रीडम हाउस की, तो फ्रीडम हाउस ने इंडिया को पार्टली फ्री बोला है। ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इन्होंने यहाँ पे इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला है या इवन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्या हो गया इंडिया के अंदर कि ये सब चीजें ऐसी कह रहे हैं। देखो एक्चुअल में ना यहाँ पर इन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं, हालांकि इंडिया उसको तर्कों को बहुत ज्यादा मानता नहीं है, हमारी सरकार ने उसको काफी क्रिटिसाइज किया है हैविली। पर इनके जो तर्क थे वो किस तरह से दिए जा रहे थे कि अगर आप देखोगे तो इलेक्शंस के समय के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कमी देखने को मिलती है। जो भी सरकार को क्रिटिसाइज करता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, कुछ मुख्यमंत्रियों को भी डाला गया है, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हैं जिस वजह से इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है। पर हमारी सरकार ने ये चीज साथ साथ बोली है कि आपके जो भी आंकड़े हैं ना वो बिल्कुल गलत है। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर ना ये सारे जो आपके आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको लगता है डेमोक्रेसी खत्म होगी, किसी और को नहीं लगता। जब आप इस तरह से सब्जेक्टिविटी वाले पैरामीटर्स डालोगे ना तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ऊपर नीचे तो आएंगे ही आएंगे। प्लस एट द सेम टाइम इन पर्टिकुलर जो भी सर्विस किए जाते हैं इनका सैंपल साइज बहुत कम होता है। अब हमारी देखो पॉपुलेशन ही अगर 140 करोड़ के आसपास है, उसमें कोई इंसान या कोई कंपनी इनमें से कोई 2000 लोगों का, कोई 5000 लोगों का या मैक्सिमम 10,000 लोगों का भी सैंपल ले रही है ना, तो वो अपने आप में बहुत ही छोटा सैंपल है। आप 5-10 हजार लोगों से पूछकर कि भैया डेमोक्रेसी कम हो रही है नहीं हो रही, तो उससे 140 करोड़ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उसका अनुमान लगाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो हमारी सरकार ने इसके रिगार्डिंग भी क्रिटिसाइज किया है। बाकी साथ ही साथ इन्होंने आइडियोलॉजिकल बाइसेस भी यहाँ पे गिनाए गए हैं कि एक्चुअल में इंडिया इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखा जाता है कि यूएस में क्या है, यूके में क्या है, वहां पर जैसी डेमोक्रेसी है वैसी इंडिया में लेके आओ। तो ऐसा उनके दिमाग में बाइसेस हैं जिस वजह से उनको ये सब कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं एंड बाकी कुछ छोटी कंट्रीज को भी ओवरलुक कर देते हैं। तो आप नोटिस करोगे डिफरेंट जितने भी इंडिसेस हैं, चाहे वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, रिजीम ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, ईआईयू का मैंने बताया डेमोक्रेसी इंडेक्स, यहाँ पर इंडिया का रैंक काफी काफी ज्यादा पे खराब आपको देखने को मिलेगा। बट इंडिया का कहना यही है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बायस्ड है, ये सारी चीजों के अंदर प्रॉपर डेटा यहाँ पे इन्होंने गैदर नहीं किया गया है। बाकी देखो जैसे मैंने आपको बताया हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल फिल्म मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बात बोली है। प्लस एट द सेम टाइम ये भी बोला गया है कि इंडिया खुद का अपना एक डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाएगा, जिसकी मदद से क्या होगा, जिसकी मदद से हम बताएंगे कि एक्चुअल में इंडिया में डेमोक्रेसी है कितनी। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनको हमें निकार देना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं इससे सीखने को भी मिलता है, कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी ये अलग अलग चीजों की हाईलाइट करते हैं, कुछ अच्छी इंसाइट्स भी देते हैं कि हम अपने आप को और कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज शैलो फेक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आप लोगों को मैंने कई बार डीप फेक के बारे में तो बहुत बार पढ़ाया है ना, और आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इनके ऊपर डीप फेक वीडियोस को भी देखा होगा।
कुछ कुछ एक्टर्स की तो इतनी ज़्यादा डीप फेक वीडियोस हुई थी, वायरल हुई थी, उसमें पता ही नहीं लगता है कि एक्चुअल में रियल कौन है और फेक क्या है ना? बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। वो होते हैं डीप फेक वीडियोस। अच्छा ठीक है, तो ये शैलो फेक क्या है? देखो शैलो का उल्टा डीप होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे शैलो फेक का मतलब ये है कि मान लो ना, जैसे आप हो, अब आप लोग तो यार एआई वगैरह में शायद उतने अच्छे ना हो, ठीक है ना? आपने पता क्या किया, अपने फोन के माध्यम से या फिर फोटोशॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, जो थोड़ा बहुत आपको बेसिक एडिटिंग आती थी, उसके माध्यम से आपने एडिटिंग करने की कोशिश कर ली। और जो इंसान समझदार होगा ना, वो 2 सेकंड में ही पकड़ लेगा कि आपने ये जो एडिटिंग वाली चीज बनाई है ना, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि कहने का मेरा पॉइंट पता क्या है, डीप फेक वीडियोस में ना ये पता करना या फोटोज में पता करना बहुत मुश्किल होता है कि सच क्या है और गलत क्या है। पर ये जो शैलो फेक होते हैं ना, इनमें बंदा 1 सेकंड के अंदर पता लगा लेता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। पिछले दिनों के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऑल इंडिया AIMIM के, असदुद्दीन ओवैसी जी। ये एक वीडियो इनका पॉपुलर हुआ था शिव तांडव स्तोत्र को सिंग करते हुए। तो लोगों ने 2 सेकंड में पकड़ लिया यार कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो झूठी वीडियो बनाई गई है। स्मृति ईरानी जी का एक बेली डांस आउटफिट के अंदर एक आया, तो ये भी लोगों ने 2 सेकंड के अंदर पकड़ लिया कि ये तो झूठ है। तो यानी कि ऐसी चीजें जिनमें ना सच और झूठ को पकड़ना बड़ा आसान होता है, उसको बोलते हैं शैलो फेक्स। डीप फेक्स क्या होता है? डीप फेक्स होता है जिनमें सच और झूठ को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। डीप फेक बना है एआई की मदद से वहां पे क्रिएट किया जाता है। शैलो फेक में ये सब चीजें नहीं होती, ये चीप फेक के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है, राइट? अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा, चलो सर जो भी है शैलो फेक, डीप फेक, पर इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? आंसर इज, देखो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कंप्लीटली इसी के ऊपर टारगेट करे, पर हमारे पास कुछ अलग चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आईटी एक्ट का सेक्शन 66E, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये इनडायरेक्टली डीप फेक क्राइम्स को कवर कर लेता है। मान लो वहां पे प्राइवेसी लोगों की हैम्पर हो रही है, साथ साथ सेक्शन 660D ऑफ आईटी एक्ट, यहाँ पर भी मान लो किसी ने कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज किया फॉर मलिशियस इंटेंट या चीटिंग के लिए, तो वहां पे उसके ऊपर ये लग जाएगा। आईटी एक्ट का 67, 667A और 67B, ये भी यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी एफआईआर रजिस्टर करी है फॉर्जरी के अगेंस्ट हो गया और बाकी चीजों के रिगार्डिंग। एंड साथ साथ हमारे पास कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ना एक सिफ्ट अप्रोच करके भी है, SIFT। अब ये सिफ्ट क्या है? सिफ्ट स्टैंड्स फॉर स्टॉप। स्टॉप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने कोई इमेज देखी या वीडियो देखी एंड उसको देख के आप ट्रिगर हो गए। कई बार ना मान लो किसी पॉलिटिशियन की आप वीडियो देखते हो और उस वीडियो के अंदर ना धर्म के ऊपर ऊपर नीचे कुछ बहुत गलत गलत चीजें बोल रखी हैं, तब अचानक से आप ट्रिगर हो जाते हो ना। तो यहाँ पे बोला है कि नहीं भैया, एक बार रुको, अपने इमोशंस इतने हाई मत करो, थोड़ा सोचो उसके बारे में, सोर्स को इन्वेस्टिगेट करो कि क्या भाई सही सोर्स है या नहीं है, ऑल्टरनेटिव कवरेज देखो कि क्या बाकी जगह पे भी यही चीज रिपोर्ट हो जा रही है, एंड उस हिसाब से ओरिजिनल को ट्रेस करने की कोशिश करो। अगर ये सिफ्ट अप्रोच को ध्यान में रखेगा ना हमारा मीडिया भी और हम लोग भी, हम इस तरह की फेक वीडियो से कहीं ना कहीं बच पाएंगे। साथ साथ लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, फैक्ट चेक चीजें होनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल इन्फॉर्मेशन सही आए और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। एक चीज होती है मेटा डेटा। मेटा डेटा का अर्थ होता है डेटा अबाउट डेटा। यहाँ पर भी ना जो भी हमारा डेटा है, कोई भी पीस ऑफ मीडिया है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक वगैरह करना, उसके ओरिजिन वगैरह को देखना, ये सारी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं इन चीजों की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के अंदर। साथ ही साथ एक और न्यूज थी जो कि वीकेंड के ऊपर हमें देखने को मिली, दैट इज कि इंडिया एब्सटेन्स एट UNHRC काउंसिल गाजा सीज फायर। इंडिया ने क्या किया है, जो UNHRC के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था जहां पर बात करी गई कि इसराइल के इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए गाजा के अंदर, वहां पर इंडिया ने इससे एब्सटेन कर दिया है। ठीक है, हालांकि इंडिया ने रीजन नहीं दिया कि हम क्यों एब्सटेन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले वोटिंग्स थे उसमें हमने कहा था कि बिल्कुल हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और हम चाहते हैं पीस की तरफ। दोनों पार्टीज को हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी उनके इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए जा पाए, तो उसी डायरेक्शन में इंडिया ने इस पर्टिकुलर वोटिंग में भी यहाँ पे एब्सटेन देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं यूएन के अंतर्गत ऑपरेट करती है। यूएन जनरल असेंबली ने इसको 2006 के अंदर बनाया था एंड इट इज बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है वो यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट ह्यूमन राइट ऑफिसर होते हैं। ये जो काउंसिल होती है साल में 3 बार मिलती है जहां पर ये डिस्कस करते हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट इश्यूज को। इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको टोटल 47 स्टेट्स हैं। तो कल को वो बोलेगा कि 192 स्टेट्स हैं, नहीं, दिस इज कंटेन्स ऑफ 47 स्टेट्स ओनली। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ना वो 3-3 साल की एक टर्म होती है एंड साथ में ही वो इमीडिएट री इलेक्शन हो सकता है उनका, बट नॉट मोर देन 2 टर्म्स। कहने का मेरा मीनिंग क्या कि मान लो जैसे इंडिया है, मान लो 3 साल के लिए हुआ,
फिर से 3 साल के लिए हो सकता है। अब इसके बाद अगली टर्म के लिए नहीं हो सकता, फिर वापस से वो 3 साल के लिए हो सकता है। तो यानी कि ना दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, बट आफ्टर 2 कंसेक्टिव टर्म दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यानी कि 3 टर्म 3 साल की होती है, 2 बार इकट्ठे चुन सकते हैं, फिर तीसरी बार वो नहीं चुन पाएंगे, तो दे आर एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 कंसेक्टिव टर्म। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर ध्यान रखा जाता है कि आपके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल ग्रुप्स होते हैं उन सभी को रिप्रेजेंटेशन हो, तो इस हिसाब से उनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। लास्टली क्या इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? देखो, इसके दुनिया भर में ह्यूमन राइट वायलेशंस कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, उनके अंदर इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, इंक्वायरीज करना, ये इनका काम बन जाता है। एक यूपीआर करके यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक यूनिक सिस्टम है जिसके माध्यम से बाकी के यूएन मेंबर स्टेट्स ये एग्जामिन करते हैं कि उस कंट्री का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कैसा है। बाकी इनके पास इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो इन सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करते हैं विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम के बारे में। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ पहले। देखो, आप लोग ना यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के बारे में जानते होंगे। अब देखो, धरती की जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो आप जानते हो पूरी दुनिया में टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए हमारे दुनिया भर में एक टाइम स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। इसको बेस्ड है ये ऑन टीएआई, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, जो कि सिंक्रोनाइज किया गया है दुनिया भर के क्लॉक्स के साथ। तो यहाँ पर आपकी दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंटिटीज हो गया, कंट्रीज हो गया, वो यहाँ पे इसको मानती हैं। 24 आवर क्लॉक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइम जोन को फिर डिवाइड किया था, यूटीसी +1, यूटीसी +2, यूटीसी -1, -2, इस तरह से, राइट। और ये यूनिवर्सल जो आपका टाइम कोऑर्डिनेटेड है ना, इसके माध्यम से कोई भी इश्यूज आता है अर्थ रोटेशन के साथ, उसको भी हमने सिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो जैसे अर्थ का ना एक सिंगल टाइम हो गया, ठीक है, पूरी दुनिया का आपने एक सिंगल टाइम बना लिया। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हमारी धरती है उसी तरह से तो हमारा मून है। बिल्कुल सही बात है। और आप नोटिस करो, पिछले कुछ समय के अंदर मून के रिगार्डिंग बहुत सारे मिशंस रन हो रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे मिशंस हैं, नासा के मिशंस हैं, चाइना के मिशंस हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बहुत सारे मिशंस हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जो धरती पे जो टाइम है और मून के ऊपर टाइम है, ये तो अलग अलग होता है ना। आप पूछोगे सर अलग अलग क्यों होता है? अरे ग्रेविटी अलग अलग है दोनों जगह के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो अगर 1 सेकंड पास हो रहा है धरती के ऊपर, डू यू थिंक वो 1 सेकंड इक्वलेंट है टू 1 सेकंड इन मून? आंसर इज नो। तो हमें ना एक्चुअल में मून के लिए भी एक टाइम जोन, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, जिसको बोला जा रहा है क्या, CLT या CTL भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम। तो व्हाइट हाउस ने नासा को बोला है कि भाई आप इस तरह से ना एक यूनिफाइड टाइम स्टैंडर्ड बनाइए मून के लिए। क्योंकि अभी दिक्कत पता क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी हम जो भी मून के ऊपर एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो टाइम कीपिंग किस हिसाब से करी जा रही है? वो अर्थ के टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से करी जा रही है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि आप नोटिस करो ना, ल्यूनर डे का ड्यूरेशन हो गया, ग्रेविटी फोर्सेस हो गया, ये अलग अलग हैं। इस वजह से हमें ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं इस चीज के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी तो आप लोग काम कर रहे हो यूटीसी के साथ, इसको सिंक करके काम कर रहे हो, पर अब हमें चाहिए कि एक कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम हमारे यहाँ पे बन जाए, ताकि जो हमारे मिशन वगैरह हैं उनके अंदर प्रिसीजन आ पाए, डेटा का एक्सचेंज अच्छे से हो पाए, एंड आपकी जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हम वहाँ पे कर रहे हैं उनको हम अच्छे से कर पाए। तो इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे, जो मून होता है उसका डे नाइट साइकिल होता है अप्रॉक्सीमेटली 29.5 अर्थ डेज का। अगर कल को वहाँ पे रहने लग गए तो वहाँ पर भी प्रॉपर एक टाइम सिस्टम चाहिए। तो सभी चीज़ों के अंदर जो अभी इश्यूज आ रहे हैं यूटीसी का, आपका मून के साथ लिंकेज करने के साथ, ये सारे लिंकेजेस के जो इश्यूज थे, ये कहीं ना कहीं अगर हम सॉल्व कर पाएंगे, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम आ जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स के अंदर आंसर बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। सैटरडे को मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। होबिलम की अगर हम बात करें तो आपका गुजरात के अंदर नहीं, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सारा की बात करें, मैंने बिल्कुल आपको इसका डेमोस्ट्रेशन भी दिखाया था, तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। WHO के साथ हमने इसका लिंकेज देखा था, 7 अगस्त 1948 को बना था, ना कि 1945 को। तो ये बात गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट आपके लूसेनाइट की अगर बात करें तो नासा तो था इसके अंदर, पर नासा के साथ साथ बर्कली लैब प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, इसरो का नहीं था यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। साथ में ही आज का आपका MCQ होमवर्क रहेगा ये 2022 का क्वेश्चन। यहाँ पर आप नोटिस करो, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्योरली आपके करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। इसके साथ ही साथ एक UPSC 2020 का भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू इंडियन स्वैम्प ईयर, तो ये भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो।
सैटरडे को मैंने आपको 2 एमसीक्यू होमवर्क दिए थे, 2023 के ही ये पीवाईक्यूज थे। पहला क्वेश्चन था इसमें कि अगर हम बात करें पोस्ट पेंडेमिक रीसेंट पास्ट की, तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया भर के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। क्या ये बात सही है? द आंसर इज यस। देखो, अगर आप नोटिस करो, पेंडेमिक के कुछ टाइम बाद ना दुनिया भर के कंट्रीज के अंदर हमें इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिली, राइट। एंड उस वजह से इस चीज को टैकल करने के लिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को राइज किया। हालांकि ओवर द टाइम इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस भी आए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि हमें अलग अलग कंट्रीज की क्या क्या सिचुएशन है। बट इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न था जिस वजह से इंटरेस्ट रेट को हाइक वगैरह किया गया। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम करते हैं कि उनके पास एबिलिटी है कि कहीं ना कहीं महंगे कंज्यूमर प्राइसेस को, मतलब राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस को वो टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे इंडिया में है, बाकी कंट्रीज के पास भी है डेफिनेटली। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ए और बी तक तो पहुंच गए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर क्या ये अच्छी एक्सप्लेनेशन है? आंसर इज बिल्कुल यस। ये अगर इन्होंने हाइक किया है, ये इसीलिए हाइक किया क्योंकि उनको लगता है कि इस हाइक की मदद से वो ये चीज कर पाएंगे। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो एक्चुअल में जो आपकी स्टेटमेंट 2 है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। दूसरा होमवर्क था ये वाला। यहाँ पर कह रहा है कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस दिन के ऊपर स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया, तो ये बात भी ठीक है। अब फिर से वही कंफ्यूजन कि सर दोनों स्टेटमेंट है तो ठीक, पर क्या सही एक्सप्लेनेशन है? हाँ जी, बिल्कुल ये भी है, क्योंकि आप नोटिस करो, इस दिन को ये चीज हुई थी जिसकी वजह से आपने इस दिन को नेशनल हैंडलूम डे मना लिया। जब ये रिलेशनशिप बन गया कि हाँ इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। अगर ऐसा हो कि ये और ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो और इनका आपस में कोई लिंकेज ना हो, कुछ एक्सप्लेन ना कर पाए एक दूसरे को, तो तब उसका आंसर बी रहेगा। बट यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।